बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अवामी मसाइल पर मबनी प्रोग्राम आप शहरनामा देख रहे हैं। लोगों के मसाइल के हवाले से हम बात कर रहे हैं। दूर दराज इलाकों में जाकर हमारी जो कैमरा टीम है वो वहाँ के लोगों के मसाइल जो है यहाँ के हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, यहाँ के सरकार तक, यहाँ के अफसरान तक उन मामलात को पहुँचाने की कोशिश करते हैं जिनकी वजह से लोगों को मुश्किलात है। आज के प्रोग्राम में भी हम कुछ अहम मामला जो है वो आपके सामने रखेंगे, सरकार के सामने रखेंगे, ताकि लोगों को भी राहत मिले इस तरह के मामलात और मुश्किलात से। सबसे पहले हम बात करेंगे आज कश्मीरी पंडितों के हवाले से। कश्मीरी पंडितों की बात करें तो 90 की दहाई में कश्मीरी पंडित जो यहाँ से माइग्रेट हो गए थे, या तो यहाँ से गए थे या इनको निकाला गया था, फिर इनको जम्मू शिफ्ट किया गया था और जम्मू में ये मुख्तलिफ जगह पर रह रहे थे। और सरकार के हवाले से बात करें तो 90 से लेकर आज तक की बात करें तो सरकार हर बार कह रही कि जो पंडित हैं उनके लिए रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज़ बनाई गई है, उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से अमूरात दिए गए हैं और उनके लिए सरकार ने अलग से पॉलिसीज़ बनाई है। मतलब जॉब जो रिक्रूटमेंट है उसके अलग से बनाई गई है, उनको जो एकोमोडेशन है उसके लिए पॉलिसी बनी हुई है। मगर आज की डेट की हम बात करें, अभी भी कुछ जो पंडित कश्मीरी पंडित लोग हैं वो मुश्किलात से गुज़र रहे हैं। वहाँ अपनी जो जिन जगह पे वो रह रहे हैं जम्मू में, वहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से गुजार रहे हैं। सरकार के दावे एक तरफ से रिहेबिलिटेशन को लेकर और जो ज़मीनी हक़ाइक़ है वो दूसरे हैं, जो हम आपको इन विजुअल्स के ज़रिए दिखाना चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित राजेश नामी ये कश्मीरी पंडित ये नगरोटा में रहता है, माइग्रेंट कॉलोनी नगरोटा में, और आप हालत इनकी देख सकते हैं किस तरह मकान में ये रह रहे हैं, किस तरह का मकान इनके पास है और रहन सहन कैसा है, और जो इनकी घरेलू हालत है वो किस तरह मुतासिर हुई है जब से ये यहाँ से निकल गए। एक चीज़ मैं आप ज़रूर आप तक पहुँचाना चाहूँगा पंडितों के हवाले से। जो यहाँ कश्मीर में जब ये रह रहे थे तो सबके पास अपने घर थे, अपने आशाने थे और ज़मीनें इनके पास थी। ये सब कुछ छोड़ के यहाँ से उनको निकाला गया, फिर वो किन हालात में आज से दो चार हैं हमने सबके सामने ये आया है। मगर सरकार जो वादे कर रही है, हम सरकार के वादों के हवाले से बात करना चाहते हैं। तो कुछ लोगों को अगर जो फ़ायदा मिला है, मगर बेशतर लोग ऐसे हैं जिनको कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं मिला है। राजेश की ये जो हालत है जम्मू के इस नगरोटा कैंप में, वो आपकी नज़र में है। हम राजेश की बात आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथी प्रिंसी कोल जो है वो वहाँ पे गई थी इस नगरोटा कैंप, माइग्रेंट कैंप में, और वहाँ पे उन्होंने जो राजेश और उनकी फैमिलीज़ के साथ बात की थी, उनके हालात किस तरह के बने हुए हैं ये हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहे हैं राजेश, यहाँ से माइग्रेट होने के बाद जम्मू की किस तरह के इनके हालात बने हैं, आप सुनिए राजेश की ज़ुबानी। मेरा नाम ब्रजेश कुमार है जी। कितने सालों से आप रह रहे हैं, और जहां बात करते हैं इस समय मोस्ट ऑफ द जो कश्मीरी पंडित्स है वो फ्लैट्स में शिफ्ट हो गए, या आपको अभी तक शिफ्ट होने की? मैं तो वो 30 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, और जो शिफ्ट हुए हैं जिन्होंने 20-20, 50-50 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में खर्चा है वो शिफ्ट हो चुके हैं। मेरे पास इतना है नहीं है। सरकार तो कहती है कि नहीं जी आप कश्मीरी पंडितों को क्या कहते हैं श्रीनगर वापस भेजना है। मेरे को तो यहाँ का हक नहीं मिला अभी तक, जो कि मैं 30 साल से इस क्वार्टर में रह रहा हूँ, और अभी तक मुझे मेरा अपना हक नहीं मिला कि मैं जट्टी में अपने बच्चों को मतलब अच्छी तरह परवरिश दे सकूँ। बताइए मैं कहाँ जाऊँ? इतनी बुरी कंडीशन में हम रह रहे हैं कि कोई पता नहीं बरसात के मौसम में कौन सा टीन कब ऊपर पड़े, कौन सी दीवार नीचे गिर जाए। मैं तो बड़े बुरी कंडीशन से मतलब गुजर रहा हूँ। अब मैं अपील करता हूँ यही सरकार से, अब अपील करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मेरे को मेरा हक दिया जाए, और मेरे को अपने बच्चों को अच्छी तरह मैं अपने सेटल कर पाऊँ जट्टी में, मुझे फ्लैट मिला मतलब दिया जाए। मतलब 24 घंटे आप सिर्फ इस परेशानी में यहाँ जी रहे हैं? कोई आया यहाँ पे आपसे? कोई नहीं मिलने आया। यहाँ पे हमारा हेड ऑफिस है, यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन भी दी। मैंने उनको बोला आप मेरी स्पॉट वेरिफिकेशन करो कि मैं किस हालात में रह रहा हूँ। मेरी एप्लीकेशन भी तहसीलदार को गई हुई है, यहाँ पे जो हमारा जून है, यहाँ पे नगरोटा जून है, इन्होंने मेरी एक बारी भी नहीं सुनी, और कोई नहीं यहाँ पे आया मेरे साथ कोई वेरिफिकेशन करने की। तहसीलदार का क्या काम होता है? अगर आपको क्या कहते हैं वहाँ पे एप्लीकेशन दी है तो वहाँ पे कम से कम स्पॉट वेरिफिकेशन तो कर। इन्होंने कोई नहीं आया यहाँ पे। और यहाँ वाले जो कुछ लोग हैं ऐसे कि वो बोलते हैं कि हमारा जट्टी से और टीआरटी से लिंक है, आप लोग अपनी मर्ज़ी से बैठे हो। अगर हम 30 साल से यहाँ पे बैठे हैं कि अपनी मर्ज़ी से बैठे हैं और हमें फ्लैट नहीं मिला, तो इसमें हमारी क्या गलती है? गलती तो आप लोगों की गलती है। ये जो अलाटमेंट है, आप अलाटमेंट देख सकते हैं, उसमें बकायदा लिखा हुआ है कि इसकी जगह पे हमें, अब यहाँ पे देखिए ये अलाटमेंट है 1993 की अलाटमेंट है। पहले हम जीडी में रहे हैं 3 साल हमने जीडी में टेंटों में काटे हैं 1990 में, और 1993 में हमें ये क्वार्टर अलाटमेंट किया गया है मेरे पापा के नाम से।
मेरे पापा का नाम रमेश कुमार है, उनके नाम से ये क्वार्टर हमें अलाट किया गया है और तब से हम यहाँ रह रहे हैं। अब यहाँ वाले कहते हैं कि नहीं जी ये जगटी वाले हैं और TRT वाले हैं, उनके लिए है, ये आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे रह रहे हैं। अब ये अलाटमेंट झूठी है, ये साइन झूठे हैं, बताइए मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो इतना परेशान हूँ। इससे अच्छा भगवान हमें मोदी दे दे, मोदी आ जाए। अब मैं तो हार चुका हूँ, मैं तो बहुत बारी जा चुका हूँ, कमिश्नर दफ्तर भी जा चुका हूँ। ये नहीं है कि हमारे कमिश्नर साहब अच्छे नहीं हैं, कमिश्नर साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, मगर मैं बस कमिश्नर साहब से और गवर्नमेंट से यही अपील करूँगा कि बस मेरे को जितनी जल्दी हो सके मेरे को फ्लैट दिया जाए, मेरे बच्चों को सेटल किया जाए। मेरे बच्चे खज्जल हो गए, ना ये पढ़ाई पढ़ पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं। बहुत बुरी कंडीशन से मैं रह रहा हूँ यहाँ पे। हर चीज़ मेरे पास पड़ी हुई है, श्रीनगर के हर डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पड़े हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मेरे पास नहीं है, हर चीज़ मेरे पास पड़ी हुई है। खाली क्या कहते हैं, बस पैसा नहीं है मेरे पास। अगर मैं पैसा होता तो आज मैं फ्लैट में होता। बाकी अगर मैं 10,000 खर्चता हूँ, वहाँ 50,000 खर्चा जाता तो उनको फ्लैट मिल जाता है। आज तो 2-2 लाख रुपए की बात चल रही है, तो सुनने को मिल रही है कि हाँ 2-2 लाख 1.5 लाख रुपए में फ़्लैट बिक रहे हैं। और मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं 2 लाख 1.5 लाख रुपये खर्च के फ़्लैट ले लूँ। बस ये रिलीफ से आप खुद सोच सकते हो कि मैं कैसे अपना घर चलाऊँ। एक पिता होने के नाते बच्चों के लिए कितनी परेशानी होती है कि छोटे छोटे बच्चे हैं अभी आपके, जिनकी अभी पढ़ाई की उम्र है, इस एक कमरे में रह रहे हैं, खा रहे हैं, तो उनको लेकर भी कितने चिंतित है? क्योंकि पिता को बहुत एक होता है कि उनका बच्चा जो है किस तरीके से, इस समय बरसात का मौसम भी है, क्या पढ़ाई करेंगे, क्या खाएंगे, क्या सोएंगे, और 100 चीज़ें होती होंगी, रिश्तेदार भी आपके आते होंगे, उस समय कितनी दिक्कत आती है? रिश्तेदार तो बेचारे आते ही नहीं है। रिश्तेदार कहाँ से आएंगे? वो तो देखते हैं कि एक कमरे में कैसे रहना, बैठना, उठना, कहाँ से रिश्तेदार आएंगे? जो रिश्तेदार, आधे रिश्तेदार जगटी में बैठे हुए हैं, इनको फ्लैट्स मिले हुए हैं, कोई दिल्ली रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, वो कहाँ से आएंगे? वो तो उनको पता है कि एक कमरे में ना बैठ सकता आदमी, ना उठ सकता आदमी। यहाँ तो खुद का गुजारा नहीं हो रहा, तो कहाँ से रिश्तेदार आएंगे मेरे? अब मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, रात को जब आंधी तूफान आता है तो बहुत बुरी हालत होती है। टीन जब पूरा हिल जाता है तो हम तो एक कॉर्नर पकड़ लेते हैं, सभी डर के हमारे बड़ी बुरी हालत हो जाती है। मैं तो कमिश्नर साहब से यही अपील करूंगा, हमारा जो हक है, क्या मैं माइग्रेंट नहीं हूँ? क्या मैं कश्मीरी पंडित नहीं हूँ? अगर मैं यहाँ पे रह रहा हूँ तो मुझे मेरा हक मिला, मेरे बच्चों का मेरे को हक चाहिए। हमें भी कोई छत दो जो कि मैं अभी अपने बच्चों को अच्छी तरह परवरिश दे सकूँ और उनको पढ़ा सकूँ, अच्छी तरह कर सकूँ। यहाँ ना पढ़ पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं। इतनी बुरी हालत से हम यहाँ पे रह रहे हैं कि पूछो मत। टीनें उड़ गई, आप ऊपर की कंडीशन देखो, यहाँ की कंडीशन, हर बुरी कंडीशन हुई पड़ी है। कमिश्नर साहब से मैंने कहा था कि मेरी दीवार गिर गई, मेरी छत उड़ गई है। उन्होंने उस टाइम कहा नहीं अभी देखेंगे। उन्होंने आप फाइल रख ली मेरी, उन्होंने बोला कोई बात नहीं देखेंगे बेटा, अभी आप दोबारा आना, 2 हफ्ते के बाद आना, 1 हफ्ते के बाद आना। मैं फिर गया, कमिश्नर साहब ने कहा कि मैं आपको झूठे लारे नहीं दे सकता, अभी आप रुक जाओ। तो क्या कहते हैं, जैसे मेरे पास फ्लैट होगा तो मैं आपको इशू करूँगा। ना यहाँ पढ़ पाते हैं, ना कहीं खेल पाते हैं, और कुछ भी नहीं कर पाते हम यहाँ। ना ढंग से खा पाते हैं, ना कुछ। दोस्तों को बुलाते हो कभी घर पे? बर्थडे सेलिब्रेशन होता है आपका यहाँ पे? कैसे नहीं। मनाते हो अपना बर्थडे? मेरे को तो शर्म आती है अपने दोस्तों को यहाँ बुलाने पे। मैं अपने दोस्तों को यहाँ बुला ही नहीं पाता हूँ। अगर मैं अपने दोस्तों को बुलाऊंगा वो कहेंगे तेरा घर कैसा है ये, कहेंगे तेरे घर में तो मैं आऊँगा ही नहीं खेलने। क्या कहना चाहते हैं अब आप? मनोज सिन्हा जी की बात करते हैं या यहाँ के जो तहसीलदार है उनसे की बात करें, या कमिश्नर है उनसे, क्या बोलना चाहिए आप? मैं कमिश्नर सर से यही बोलना चाहूँगा कि हमें जगटी में फ्लैट मिल जाए। हमें जगटी में फ्लैट मिल जाएगा। मेरी छोटी बहन है, वो भी चाहती है कि वो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फ्रेंडों के साथ खेले, लिखे, पढ़े और वो डांस करे। उसकी भी कुछ हॉबीज़ होंगी, वो भी खेलना चाहती होगी। अब कमिश्नर सर से यही अपील है कि अब हमें जगटी में फ्लैट मिल जाए। मेरे पापा के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, उनकी एक लेग फ्रैक्चर हो गई है, एक हाथ फ्रैक्चर हो गया, और रात को हमारे घर में कीड़े आए थे हैं, और हमारी ये छत टूट चुकी है बारिश की वजह से। और कब कहीं से पत्थर पड़ जाए कोई पता नहीं है, कहाँ से कोई पत्थर पड़ जाए कोई पता ही नहीं है। और हमारी ये दीवार भी टूट चुकी है। अब यही कमिश्नर जी से अपील है कि हमें एक फ्लैट मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए हमें। जब बारिश होती होगी तो इस छत से पानी भी आता होगा अंदर? बहुत पानी आता है। हमें यहाँ पे बर्तन रखने पड़ते हैं, नहीं तो ये पूरे जगह गिल्ली रहती है, सोने के लिए जगह नहीं मिलती है। फिर हमें बहुत मुश्किल से रह पा रहे हैं यहाँ पे। अब मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमें जगटी में फ्लैट मिल जाए और बस।
क्लासेस कैसे पढ़ते हो, क्योंकि यहाँ पे लाइट कभी होती होगी नहीं होती होगी, तो आपकी क्लासेस जो है वो ऑनलाइन ही चल रही होंगी अभी स्कूल की? हाँ जी, ऑनलाइन ही चल रही है। और ना कभी कभी हमारी क्लासेस भी छूट जाती हैं। सर डांटते हैं हमें, कहते हैं आप क्लासेस क्यों नहीं ज्वाइन करते हो। हम कहते हैं हमसे हमारे घर में लाइट ही नहीं है, कभी कोई बहाना लगा देते हैं, कभी कोई। अब वो कहते हैं कि क्लासेस ज्वाइन करो, और हमारे पेपर भी चल रहे हैं, बहुत मुश्किल से पेपर दे पा रहे हैं। कभी किस क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ, और मेरी छोटी बहन है वो 3rd क्लास में पढ़ती है। अच्छा, बस तो मतलब लाइट भी नहीं होती है, पढ़ाई भी उसकी वजह से सफ़र करती है? बहुत मुश्किल से पढ़ाई हो पाती है ऑनलाइन। सर हमें इतना डांटते हैं और कहते हैं क्लासेस ज्वाइन करो, नहीं तो स्कूल से टीसी दे देंगे। चलिए नाज़रीन, राजेश की बात आपने सुनी है। इस तरह के कई और लोग हैं जम्मू में जिनको इस तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथी ने मुख्तलिफ लोगों के साथ, जो पंडित कम्युनिटी वहाँ पे, उनके साथ बात की है और मुश्किलात के हवाले से उनसे जानने की कोशिश की है, किस तरह उनके मुश्किलात है, किस तरह उनके मामलात है यहाँ से माइग्रेशन करने के बाद। आप सुनिए हमारे साथी प्रिंसी कोल की ज़बानी। अगर एलजी मनोज जी इन्हें देख रहे हैं तो मैं ये कहूँगी कि जल्द से जल्द इस परिवार को भी एक फ्लैट दिया जाए। कोई ज़्यादा मांग नहीं है, सिर्फ मांग ये कर रहे हैं जो इनके हक है। डोमिसाइल इनके पास है, राशन कार्ड इनके पास है, और बाकायदा उस पर लिखा भी है कश्मीर का एड्रेस है, तमाम वो डॉक्यूमेंट्स इनके पास है। आप इनकी वेरिफिकेशन कराइए, और जितने भी आला अधिकारी आपने लगाए हैं पहले इनका घर का पूरा एक ब्यूरो कीजिए, आप जानिए कि किस कंडीशन में ये रहते हैं। देखिए बरसात का मौसम है, छोटे बच्चे इनके साथ रहते हैं, पढ़ाई दरबदर हो रही है, और तमाम वो चीजें जो एक आम नागरिक अपने जीवन में चाहता है वो भी कहीं ना कहीं इनसे वंचित है। तो हम यही प्रशासन से अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से कहेंगे कि जो जनता की आवाज है वो आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उसको जल्द से जल्द ठीक करना, और इस परिवार को जो कि जरूरतमंद परिवार है जिससे फ्लैट की इस समय बहुत जरूरत है, जल्द से जल्द इन्हें फ्लैट दिया जाए ताकि ये भी अपने बच्चों का भविष्य सोच सके, और जो माँ बाप है इस बुरी कंडीशन में इस समय रह रहे हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ हो सके। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फ़ौरन हाजिर होते हैं। गरीब लोगों की किस तरह मुश्किलात बने हुए हैं, ये अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की जो आबादी है वहाँ पे जितने भी गरीब लोग रह रहे हैं उनकी मुश्किलात है। राजेश की कहानी हमने आप तक पहुँचाई है। राजेश जम्मू माइग्रेट हुआ, फिर जम्मू में किस तरह इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है और आज तक किन हालात से ये जूझ रहे हैं, ये एक कहानी है, ये एक पहलू है। दूसरा पहलू भी हम आपको दिखाएंगे, और ये पहलू जो है ये बंडल हरल लंगेट का इलाका है। वहाँ पे जो गरीब लोग हैं वो किस तरह अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। टीन के शेड में 10 साल ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल है ये आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। और शीरीन बेगम जो है ये इस इलाके की रहने वाली बेवा खातून है जिसके आँखों की बीनाई भी चली गई है, उसके बावजूद भी ये 10 साल से एक टीन के शेड में रह रही है। सरकार ने तो बड़े दावे किए हैं कि गरीब जो लोग हैं, शहरों की बात करें या गाँव की बात करें, उनके लिए पॉलिसी है कि उनको मकान बना के देना है। ये सरकार ने मरकज़ी मामलत वाली स्कीम में ये सारी प्लान जो है रखे हैं। और IAY क्वार्टर्स जो है वो जो देहाती लोग हैं उनको दिए जाते हैं जिनके पास मकान नहीं है, और अर्बन एरियाज़ में भी इसी तरह की स्कीम है जो अर्बन लोकल बॉडीज़ डिपार्टमेंट उन लोगों को देता है जहाँ पे उनको मकान बनाने की ज़रूरत है। अब शीरीन बेगम को 10 साल से वहाँ के जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की, 10 सालों से उनको वो IA क्वार्टर नहीं दिया। अगर सरकार ने पैसा भी वागुजार किया होता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये MLA के पास रहता था और फिर जो अब कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनके पास रहता है, तो 10 साल के अंदर भी शीरीन बेगम को ये क्वार्टर नसीब नहीं हुआ है। और ये जो घरेलू ज़िंदगी गुजार रही है, किन हालात में गुजार रही है, पहाड़ी इलाका है, बर्फ़बारी भी बहुत ज़्यादा होती होगी, तो इस टीन शेड को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। गर्मी में जब शिद्दत की गर्मी आज यहाँ पे है, तो इस शिद्दत की गर्मी में शीरीन बेगम को कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है ये भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। मगर वो लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं जो इस तरह के जो है प्लान बनाते हैं, जो इस तरह के गरीब लोगों को क्वार्टर्स या मकान बनाने की बातें कर रहे हैं और वो ज़मीनी सतह पे फिर कहीं अमलाए नहीं जाते हैं। हम बात पहुँचाना चाहेंगे जो वहाँ के लोग हैं, शीरीन बेगम के साथ कुछ लोग वहाँ पर हैं, या शीरीन बेगम की क्या कह रही है, क्या रुदाद उनकी है, पहले हम आप तक ये पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि कई सालों से कुछ लिख कर भी दिए गए थे इसके मकान का बायोडाटा के IAY देंगे, ये करेंगे, वो कर 2-3 बार 4 बार,
लेकिन अभी तक कोई IOI केस इसको आया नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसकी जो ये माँ है इसको भी प्रॉब्लम है, इसको जो ये आँखों की रोशनी है ये इसको नहीं है। तो जो ये अब्दुल रशीद इसका भी प्रॉब्लम है, इसकी कुछ टांग में प्रॉब्लम है, ये काम नहीं कर सकता है। ये पूरे हालात इनकी आप बिगड़ी हुई है आज, क्योंकि जो कमाने वाला एक था वो इस दुनिया से चले गया। पहले तो इसका फादर डेथ हो गया, तो फिर आज ये बहुत मुश्किलात में है। इस शेड में अपना ये बसर गुजर कर रहे हैं। बोला था 2-3 बार फ़ोटो उठा के इनके घर के पूरे ले गए थे, इस शेड के भी उठा कर ले गए थे कि अब डेवलपमेंट जो हो रहा है इसमें आपको IOI दिए जाएंगे, और कहीं कुछ नहीं दिया। तब से ये ऐसे इंतज़ार कर रहे हैं, तो अभी तक नहीं दिया। रिक्वेस्ट है और हमारी मांग है ये आला हुकाम तक, जो भी हुक्मरान है पीछे से बैठे हुए हैं उन तक हमारी गुजारिश है कि कम से कम ये देखो, ऐसे ऐसे आपका भी बहुत बहुत गुलिस्तान न्यूज़ का हम शुक्रिया अदा करते हैं जो आकर ऐसे लोगों के पास पहुंचते हुए इनके हालात जानने के लिए। कम से कम हमारी उन तक ये रिक्वेस्ट है कि इनके लिए कुछ न कुछ मदद होनी चाहिए, या तो इनको मकान के लिए पैसा डालना चाहिए। इनकी ये माँ है, इसको भी बीमार भी है, ये इसका भी इलाज के लिए इसको पैसे कई बार इसने इधर उधर से करके लाया। नहीं सर, हमारे हल्के में नहीं तो आपकी माँ को इलाज हो सकता था, शायद हो सकता था सर के वो भी हो सकता है, अगर वो भी जान नहीं हुआ। पहले बोला इधर चलो उधर चलो, बाद में वो काफी ठप कर दिए। यहाँ कभी अभी यहाँ लोकल सरपंच के साथ नहीं उठाया ये मामला कि हमें गोल्डन कार्ड चाहिए, बाकी चीज सर बहुत बार उठाया हमने, वो खुद भी उठाता है सरपंच, लेकिन पीछे से नहीं, या ब्लॉक लेवल है या तहसील लेवल है उसकी तरफ से ये जाते हैं, लेकिन वहाँ कुछ गौर फिक्र नहीं हुई। मेरी अपील ये है सर, जो इसका ये बेटा है छोटा है, कमा कुछ नहीं सकता है सर, तो मेरी ये अपील है गवर्नर साहब से, DC साहब से, यहाँ की आवाम से, अगर इसको कुछ रिलीफ कुछ करते हैं, अगर खुदा के वास्ते कि उसको बैठने के लिए जगह पे यहाँ पे नहीं है। सर उन्होंने बोला कि आपको गोल्डन कार्ड देंगे, IOI देंगे, तो सरपंच साहब 2-3 बार हम आए थे, उन्होंने आपने नोटिस में लिया, लेकिन आगे से गवर्नमेंट ने इसका गौर ही नहीं की। तो इसके अलावा क्या हम चाहते हैं कि इसको कोई रिलीफ होनी चाहिए, और ये बीमार भी है, तो अगर आवाम जो लोग हैं आगे अगर कुछ हेल्प करते हैं इसको टीन शार्ट है, देखो कितनी गर्मी है यहाँ पे, तो जब सियाल का मौसम आता है सर, तो यहाँ पे बहुत बारिश होती है, वो सर बहुत मुश्किलात होती है। फिर हम किसी पड़ोस के पास जाते हैं, तो वहीं अपने ये सर्दी के 3 महीने वहीं निकालते हैं, फिर जब मौसम गर्म हो जाता है फिर आ जाते हैं यहाँ बैठने। अब चाहते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, DG साहब से क्या रहेगी आपके? साहब हम गवर्नर साहब से और DC साहब से ये अपील करते हैं कि थोड़ा बहुत हमें हेल्प करें, कोई IOI दें या कुछ थोड़ी बहुत हेल्प करें, ताकि हम भी अपना मकान तैनात करें। चलिए, हमारे साथी शमीम अहमद जो है वो वहाँ पे गए थे, इस इलाके में गए थे, हरल लंगेड़ गए थे, वहाँ पे अपने कैमरा में उन्होंने ये सारा मामला जो है, सारा माजरा जो है वो अक्स किया है। इन लोगों के साथ बात की कि शिरीन बेगम को कितनी मुश्किलात हुई है इन 10 सालों के अंदर, मगर एक भी जो सरकारी वहाँ के अफसरान हैं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, उन्होंने ये नहीं गवारा किया कि इस शिरीन बेगम को भी ये जो क्वार्टर है ये दिया जाएगा, क्योंकि ये मुश्किलात की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब आए क्वार्टर जो है उसका फॉर्मेट क्या है, किन लोगों को देना है, मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप सबको पता है कि क्या फॉर्मेट बना हुआ है सरकार ने। अब यहाँ का जो फॉर्मेट है वो मुख्तलिफ है। सरकार का फॉर्मेट जो वहाँ पे दिया गया है, जो नॉर्म्स बनाए गए वो एक है, मगर यहाँ पे जो हालात है वो दूसरे हैं। यहाँ अमीरों को दिया जाता है, जो असर रसूख वाले लोग हैं उनको दिया जाता है कि वो अपने मकानों के या तो ऊपरी मंजिल को ठीक करे या बाहर का जो उनका जो सहन है उसको ठीक करे, मगर जिन लोगों के लिए स्कीम लाई गई है वो लोग जो है उससे मुस्तफ़ीद नहीं हुए हैं, वो लोग परेशान हुए हैं। हमारे साथी शमीम अहमद इस हवाले से क्या कहें, क्योंकि ज़िम्मेदारों के साथ उन्होंने बात की इस हवाले से वहाँ पे कि शिरीन बेगम को आज तक क्यों नहीं मिला है। अब शमीम अहमद क्या कह रहे हैं, ज़िम्मेदारों ने उन तक क्या बात पहुँचाई है, ये सुनिए आप हमारे साथी शमीम अहमद भट्ट की ज़ुबानी। सरहदी जिला कपारा के हम इस वक्त दूर दराज इलाके में मौजूद है। ये बांडी का हरिल का इलाका है। यहाँ पे जो एक माँ है उसके 2 बेटे हैं, जो एक उनका वाहिद कमाने वाला था एक बेटा, वो इस दुनिया से चल बसे। लगातार 10 साल मुकम्मल हो गए। ये एक माँ जो है वो तकरीबन 60 साल की इसकी उम्र है। ये इस 10 साल से इस टिन की शेड में रह रही है। कई बार जिला इंतज़ामिया ने या उन्होंने जो यहाँ की DDC या BDC के नोट्स में लाया है, उनको जो एक स्कीम है, गवर्नमेंट की एक स्कीम है IOI स्कीम, वो अभी इसको नहीं मिली है। ये आज गुलिस्तान की टीम यहाँ पे पूछी है। गुलिस्तान न्यूज़ की हर वक्त यही कोशिश रहती है कि हम छोटी बड़ी खबर हम हुकाम तक पहुँचाए। आज गुलिस्तान खबर नशर होने के बाद यहाँ के लोग
उम्मीद रखते हैं कि जितनी भी उनकी मुश्किलात है, अगर इस माँ की बात करेंगे, ये बीमार भी है, काफ़ी सालों से बीमार है। इसका दो बेटे थे, एक बेटा जो था वो 10 इस दुनिया से चल बसे। उस माँ की दर्द वर्द जो कहानी है वो हम आप तक, जो हमारी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और ज़िला इंतज़ामिया से यही गुजारिश है, जो उनके IOI के केस है वो जल्द से जल्द जो है उनको दी जाए, ताकि ये भी अपनी घर बना सके। कैमरामैन इमाद के साथ शमीम भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़। नाज़रीन, आप शहरनामा प्रोग्राम देख रहे हैं। लोगों के मसाइल पर मबनी प्रोग्राम है। प्रोग्राम में आगे बात करते हैं और हेल्थ सेक्टर के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि कई इलाके हमने देखे जहां पे सरकार ने जो प्रोजेक्ट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, PSCs हैं, वो बनाने का काम शुरू किया था, उन पे फाउंडेशन शुरू रखा गया था। फिर अगरचे बिल्डिंग 70%, 75%, 80% या 90% या बराबर मुकम्मल भी हो चुकी हैं, मगर फिर उनको इस्तेमाल में नहीं लाया गया है। और लोगों की मजबूरी और लोगों के हालात देखकर ही उस वक्त के जो हमारे साहिब इक़्तिदार लोग होंगे या उस वक्त के जो अफसरान होंगे, उन्होंने ही ये फैसला लिया होगा। फिर इन बड़े बड़े बिल्डिंग्स को जिन पे करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, इनको इस्तेमाल में क्यों नहीं लाया जाता है या इनको मुकम्मल क्यों नहीं जाता है? यही सूरत हाल जो है ये ब्रिटनी अछबल इलाके की है। वहाँ पर भी साल 2016 में एक NTPSC का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था और 5 साल मुकम्मल हो गए। बिल्डिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, मगर आज तक उसको इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा है। और जहाँ पे अभी PSC काम कर रहा है, इस इलाके का अस्पताल काम कर रहा है, वो दुकानें हैं अवकाफ की, वहाँ पे एक मार्केट है, उसकी दुकान है, वहाँ पे अस्पताल रखा गया है। वहाँ पे क्या जो हॉस्पिटल में डॉक्टर है वो बैठेंगे, बीमारों को कैसे देखेंगे, तीमार अगर होगा, तीमारदार होगा किसी के साथ, वो कहाँ पे रहेगा, बाकी जो स्टाफ है वो कहाँ पे रहेगा, ये सूरत हाल वहाँ पे बनी हुई है। फिर लोगों की डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने फैसला लिया था साल 2016 में, वहाँ पे एक NTPSC बनाने का फाउंडेशन स्टोन रखा गया, रुकूमात भी वागुजार किए गए, मगर आज तक जो बिल्डिंग मुकम्मल हो चुकी है उसको इस्तेमाल में नहीं लाया गया। हमारे साथी पीर मुजफ्फर ने कई लोगों के साथ उस हवाले से वहाँ पे बात की। लोग क्या कह रहे हैं इस हवाले से, पहले हम लोगों की बात आप तक पहुँचा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स डेवलपमेंट कमिश्नर अगर तम तवज्जो दिन तम प्रेसिडेंट तम सठा रत इंशाल्लाह यह अजुक यह सठा रुत इन गुजारिश कर तुहद वसात कि यम करें यह गांव यह सठा बैकवर्ड 3 किलोमीटर रेडियस एरिया पॉपुलेशन वो ये खा सठा वनकन बेसिकली नीड मेडिकल फैसिलिटी कहें योताम ट्रांसपोर्टेशन ताल्लुक कट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नश अगर वो ये वो बनो ओतर कोविड सेंटर खतर बेड पंचायत घरस मन लक्ष बोध रुपये लोग तथा ड्रेन तथा फाक अगर अस पे डिस्पेंसरी नो यह एलोपैथिक यह आमुत प्राइमरी हेल्थ सेंटर तैयार गोमुत रोजन मुश्किल डिमांड हजरत कि यह सोन यह मौजूद यह प्राइमरी हेल्थ सेंटर न्यू तरफ अत जल्द जल्द काम लगे। नंबर 1 यह तुहद जबरदस्त मशहूर गुलिस्तान चलने क्या आम तौर वो अवामी मसल उजागर कर हुकूमत के नोट्स मन पथ कुन रूदम योर नजरा पजरा पे कह। नंबर 1 यो हस्पताल यमुक हाल तुम पाने वो है सन गुजारिश DC साहब अस बूजमुत DC साहब जबरदस्त काम कर जबरदस्त मशहूर अस उम्मीद सन यह आवाज गि रायगान कह गोड फुर्सत मन त्राय डिस्ट्रिक्ट प्लान बजाय स्टेट प्लान यह सन गुजारिश क्या मरहलवार कम शुरा पे आज तुम बंजी खजम यप सोई यप खजम फायदे क्या यह पोस जाय कर गवर्नमेंट ये दिन तेल गोस अवल दिन वो दितु फैसिलिटी तेल गई कंप्लीट कर क्या 10-12 सास ये आबादी यह बिगेस्ट गांव ये कॉन्स्टिट्यूंसी यह जन शांगस पे दोम नंबर कम फर्क आबादी शांगस तो। चलिए, लोगों की बात आपने सुनी, इस अहमियत क्या है इस NTPSC की, लोगों को कितनी मुश्किलात हो रही है, ये सारा मामला आपने सुना। हमारे साथी पीर मुजफ्फर ने जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनसे भी पूछा था कि अगर अस्पताल कंप्लीट है तो इसको इस्तेमाल में क्यों नहीं लाया जा रहा है, ये लोगों की डिमांड जो है ये पूरी क्यों नहीं की जा रही है। इस हवाले से वहाँ के जिम्मेदारों ने क्या कुछ जवाब दिया, आप सुनिए हमारे साथी पीर मुजफ्फर की जुबानी। 5 साल बीत जाने के बाद भी अभी भी जो न्यूटाई PSC ब्रीटी वो तशने तकमील है।
ब्रिटी की लोगों की ये डिमांड है कि हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग से गुहार लगा रहे हैं कि ये जो हमारी न्यू टाइप पेश इसको फौरी तौर इस पर काम शुरू किया जाए और हमारी ये दीरीना मांग है कि जो इस वक्त के डिस्ट्रिक्ट सेक्टर में है इसको कन्वर्ट स्टेट सेक्टर में किया जाए। उम्मीद है कि डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग इनके जायज मुतालबे को फिर फोर अमली जामा पहनाने में अपना रोल अदा करे। वीडियो जर्नलिस्ट तारिक मीर के साथ पीर मुजफ्फर। चलिए नाज़रीन, आज भी हमने आप तक बात पहुंचाई लोगों के मसाइल के हवाले से। जम्मू से लेकर कुपवारा और कुपवारा से लेकर फिर अशबल की बात हमने आप तक पहुंचाई, जहां कहीं माइग्रेंट पंडित की बात भी आई कि उसको रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के अंदर नहीं लाया गया है और किस मुश्किलात से वो दो चार है। वहीं पे एक बेवा खातून की बात भी हमने आप तक पहुंचाई जो मुस्तहिक है आए हुए क्वार्टर की, मगर 10 सालों से उसको नहीं मिला, टीन की शेड में ज़िंदगी गुजर रही है। और इसके साथ साथ महकमा सेहत के हवाले से भी हमने आप तक बहुत बात पहुँचाई कि बिल्डिंग तो तामीर की जा रही है मगर उनको इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा है। लोगों के जो मुश्किलात है, जो मामलात है, वो वही के वही है। सरकारी खजाने से जो करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है उस करोड़ों रुपया का कहीं हिसाब किताब नहीं लगाया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन समीर वानी, मेरे ऑनलाइन एडिटर साहिल मजीद के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे।